एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको उत्पादन फलन अवधारणा में अल्पकालीन उत्पादन फलन के बारे में बताऊंगी और इसमें हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बारे में पढ़ते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। इसके 2 या 3 नाम प्रचलित हैं। इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जिसे हम कहते हैं घटते हुए प्रतिफलों का नियम, एवं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस अर्थात परिवर्तनशील अनुपातों का नियम नाम से जाना जाता है। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या है? ये क्या स्टेट करता है, क्या दर्शाता है? इट स्टेट्स दैट if one factor is used more and more, keeping the other factors constant, the total output will increase at an increasing rate in the beginning and then at a diminishing rate and eventually decreases absolutely. Very important explanation, बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण किया है यहाँ पर। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम से हम ये समझते हैं कि अल्पकाल में जब एक परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में निरंतरता में वृद्धि की जाती है, अन्य सभी उत्पादन के साधनों को स्थिर रखकर या मानकर, तो कुल उत्पादकता में शुरू में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है, फिर घटती हुई दर से वृद्धि होती है, वो अपने अधिकतम पे पहुंचकर फाइनली या अंतिम रूप से गिरने लगती है। ठीक है, इस तरह के उत्पादन फलन में या नियम में एक परिवर्तनशील साधन होता है तथा अन्य सभी साधन स्थिर होते हैं, और जब भी उत्पादन में वृद्धि होती है तब साधन अनुपात में भी परिवर्तन आता है, एवं उत्पादन में वृद्धि केवल एक परिवर्तनशील साधन में वृद्धि होने से ही आएगी। उत्पादन के पैमाने में वृद्धि नहीं होती, वरन उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्पादन के पैमाने में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, उत्पादन के स्तर में परिवर्तन आता है। देयर इज नो चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द कॉन्ट्ररी देयर इज अ चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ओके, अब हम इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं पढ़ते हैं। नियम हमने समझ लिया कि एक साधन परिवर्तनशील, अन्य सभी साधन स्थिर। उसी परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में जब वृद्धि की जाती है तो कुल उत्पादकता शुरुआत में बढ़ती हुई दर से बढ़ेगी, फिर घटती हुई दर से बढ़ेगी, अधिकतम पर पहुंचेगी एवं गिरने लगेगी। ठीक है, और अब आप इस नियम की कुछ मान्यताएं देखते हैं। कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, ये अल्पकालीन नियम है, इसलिए तकनीक के स्तर में स्थिरता मानी गई। शॉर्ट रन, अल्पकाल का समय लिया जाएगा। होमोजीनियस फैक्टर्स, समरूप साधन, the factors of production which are being taken in the process of production are homogeneous, meaning they are equally skilled and equally talented. Okay, अर्थात जो भी उत्पादन के साधन हम उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग में ला रहे हैं, वे सभी अपनी गुणवत्ता एवं उत्पादन की तकनीक या प्रक्रिया में या कार्यकुशलता में समरूप हैं। ओके, they are homogeneous in nature. And here the only factor of production which is variable is labor. So the units of labor are homogeneously equal. They are very much similar to their talent and their working capabilities. Okay. Then variable input ratio. Very important point and very important assumption here is परिवर्तनशील अनुपात। क्यों परिवर्तनशील अनुपात है यहाँ पर? Proportions, ratio परिवर्तनशील कैसे आएगा अनुपात? क्योंकि एक ही साधन परिवर्तनशील है, अन्य सभी साधन स्थिर है। तो जब भी प्रोडक्शन के लिए हमें इकाइयों को बढ़ाना होगा तो हम सिर्फ एक ही साधन की इकाइयों को बढ़ाएंगे, अन्य साधन जो है वो स्थिर रहेंगे। तो जो दोनों साधनों का अनुपात है, सपोज वी आर टेकिंग 2 factors, one factor is labor and the other factor is capital. So when the producer wants to increase the level of productivity, so he will increase and he will put more of labor in use. अधिक श्रम को वो प्रयोग में लाएगा, लेकिन वो पूंजी की मात्रा को नहीं बढ़ा सकता। तो पहले मान लीजिए 2 और 2 इकाइयां, 2 इकाई श्रम एवं 2 इकाई पूंजी प्रयोग में आ रही थी, या हम कहें एक इकाई। ठीक है, या 2 लेबर एंड 2 कैपिटल हम कह सकते हैं। 2 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल वर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या हुआ, श्रम की इकाइयां बढ़ाई गई उत्पादक द्वारा। श्रम की इकाइयां हो गई 4 यूनिट्स ऑफ लेबर आर बीइंग एम्प्लॉयड इन द प्रोसेस, लेकिन पूंजी जो कि स्थिर साधन है
उसकी इकाइयां वही 2 रहेंगी। तो पहले के अनुपात क्या हुआ, 2:2 का क्या हो जाएगा, 1:1, द रेशियो इज 1:1, ओके। और अब 4 इकाइयां श्रम और 2 इकाइयां पूंजी, अनुपात क्या हो गया, 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2, और 2 को 2 से करें तो 1, तो 2:1। तो द रेशियो हैज चेंज्ड, ओके। अर्लियर इट वाज 1:1 एंड नाउ इट हैज बिकम 2:1, ओके। तो इसलिए इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। माना यहां पर साधन सभी स्थिर हैं एक को छोड़कर, लेकिन नियम क्या कहलाएगा, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, बिकॉज द रेशियोज आर वेरिएबल। अनुपात परिवर्तनशील है, साधन भले ही स्थिर है बट अनुपात क्या है, परिवर्तनशील है, ओके। द रेशियो इज वेरिएबल हियर, ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। थोड़ा सा इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज वाइडली ऑब्जर्व्ड लॉ ऑफ प्रोडक्शन दैट टेक्स प्लेस इन शॉर्ट रन. Law of variable proportion states that as we combine more and more of the variable factor along with the fixed factor, TP initially increases at an increasing rate, then at diminishing rate, and then at a negative rate. Law of diminishing marginal product states that as we combine, इसे घटती हुई सीमांत उत्पादकता का नियम भी कहते हैं, ठीक है, या घटते हुए प्रतिफलों का नियम भी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, घटते हुए प्रतिफलों का नियम, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, अल्पकालीन उत्पादन फलन का नियम, ठीक है। ऑल दीज आर ऑफ द दीज ऑल आर द सेम, ये सभी बराबर हैं, सेम हैं, एक ही के लिए प्रयोग किए गए हैं। Law of diminishing marginal product states that as we combine more and more of the variable factor along with the fixed factor, eventually a point will be reached after which the marginal product of that input starts falling. जब हम इसे घटते हुए प्रतिफलों के नियम के रूप में परिभाषित करेंगे तो हम ये मानेंगे कि जब बहुत से स्थिर साधनों के साथ एक परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को हम बढ़ाते हैं तो एक सीमा के बाद सीमांत उत्पादकता घटने लगती है। जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, हार्समान सीमांत उपयोगिता नियम, यहाँ पर हो जाएगा हार्समान सीमांत उत्पादकता नियम, हार्समान सीमांत उत्पादकता नियम। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स कॉल्ड इट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इसे घटते हुए प्रतिफलों का नियम बताया। They derived it by applying more and more labor to a fixed acreage of land and thought of it as associated particularly with agriculture. उन्होंने इसका संबंध प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कृषि से लिया, ठीक है। But it is general principle that can be applied to any production operation. But ये एक सामान्य अवधारणा है या प्रिंसिपल है या हम कहें जनरलाइज किया जा सकता है इसे किसी भी उत्पादन प्रक्रिया के लिए। इट इज नाउ यूजुअली कॉल्ड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, और अब इसे आमतौर पर परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से जाना जाता है। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट और डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स और सिंपली एज डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। दीज आर ऑल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द सेम नेम फॉर द सेम थिंग, ओके, सॉरी, डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम थिंग। Assumptions फिर से हम देख लेते हैं। State of technology is constant. All units of the factors are variable. There must always be some fixed input. अब important point जो यहाँ पर है इस नियम को समझने के लिए, that this law has 3 stages. इस नियम में 3 stages आएंगी, 3 अवस्थाएं आएंगी। उन्हीं अवस्थाओं से ये नियम संपूर्ण रूप धारण करता है। The first stage is the stage of increasing returns. प्रथम अवस्था जो है वो बढ़ते हुए प्रतिफलों की अवस्था कहा जाता है इसे, ठीक है। दूसरे को हम कहेंगे स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, घटते हुए प्रतिफलों की अवस्था। तीसरे को कहते हैं द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, ऋणात्मक प्रतिफलों की अवस्था, ओके। क्या क्या है तीनों स्टेजेस, बढ़ते हुए प्रतिफलों की अवस्था, घटते हुए प्रतिफलों की अवस्था और ऋणात्मक प्रतिफलों की अवस्था। ये तीनों स्टेजेस हमें समझनी है डायग्राम की हेल्प से। अब मैं तीनों स्टेजेस को डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ आपको इनके रीजंस बताऊंगी कि ये स्टेजेस क्यों एस्टैब्लिश होती हैं। स्टेज 1, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। As the production of one factor in the combination of factor is increased up to a point, the MP of the factor will increase. देखो प्रथम स्टेज जो है उसमें जो हम कहेंगे कि जो स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की कुछ सीमा तक की हम वृद्धि कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सीमांत उत्पादकता घटेगी नहीं, बढ़ती भी रहेगी। इसके कारण भी हैं जो हम डिटेल में लेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर हम देखते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी लेंगे हम। डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होंगे, जब हमें प्रतिफल घटते हुए प्राप्त होंगे, ओके। फिर होता है हमारा नेगेटिव रिटर्न्स, इसमें भी हमें
यहाँ पर घटते हुए नहीं, ऋणात्मक प्रतिफल प्राप्त होंगे। अब इन स्टेजेस को समझने के लिए हमें टीपी, एपी और एमपी के डिफरेंट पॉइंट्स को पढ़ना पड़ेगा ग्राफ पे, है ना। जैसे जैसे वो चेंजेस होंगे वैसे वैसे हमें प्रतिफल बढ़ते, घटते या ऋणात्मक प्राप्त होते हैं। तो इनको मैं आपको डिटेल में उनके रीजंस भी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, तब तक आप इनको डेफिनेशन रूप में पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो।